Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले आर्टिकल के साथ जो कि जीएस पेपर 2 और पेपर 3 पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. Here we're going to talk about AFSPA. AFSPA, which is Armed Forces Special Powers Act. So recently AFSPA is in news क्योंकि Armed Forces Special Powers Act इसे extend कर दिया गया है in some parts of अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड for some more months. 6 months के लिए AFSPA को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में extend कर दिया गया है. There are certain parts of these states जहाँ पे AFSPA Armed Forces Special Power Act लगा है. And this extension has been done by Ministry of Home Affairs. AFSPA का टॉपिक वैसे भी GC पर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. हमने 2 या 3 महीने पहले भी दोबारा ये इशू रेज हुआ था, तब भी हमने AFSPA को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था. इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी AFSPA becomes very important. तो सबसे पहले वो रीजन्स देख लेते हैं जहाँ पे AFSPA को 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड किया गया है इन द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल एंड नागालैंड. सो द रीजन्स आर इन अरुणाचल प्रदेश वी हैव तिराप, चांगलांग एंड लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट्स. ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं अरुणाचल प्रदेश में. स्पेसिफिकली दीज आर दोज एरियाज विच बॉर्डर द आसाम एंड इन्हें डिस्टर्ब्ड एरियाज डिक्लेयर किया गया है under section 3 of AFSPA 1958 for the period of 6 months. 1st अक्टूबर से लेकर for the next 6 months इन एरियाज़ को disturbed areas डिक्लेयर किया गया है. AFSPA के अंदर सेक्शन 3 है जिसमें किसी भी एरिया को disturbed area डिक्लेयर किया जा सकता है और वहाँ पे AFSPA लग जाता है. त्रिपुरा में AFSPA को पहले रिवोक किया गया था in 2015. Similarly, मेघालय में from 1st April 2018 जो AFSPA है इसे रिवोक किया गया था. अब यहाँ से हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से AFSPA आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो एक बार सबसे पहले हम इसकी जेनेसिस को समझते हैं. Now when we look at the genesis of this law, तो हमारे पास 1942 में सबसे पहले आता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस. हम इस 1942 के ऑर्डिनेंस से इसकी जेनेसिस को रिलेट कर सकते हैं. इसे ब्रिटिशर्स ने इनैक्ट किया था ताकि उस दौरान जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिया में जो रिबेल्स चल रहे थे स्पेशली इन आसाम एंड बंगाल, उसे वो सबजुगेट कर पाए. तो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल, क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए जो रिबेल्स इंडिया में चल रहे थे उन्हें सबजुगेट करने के लिए ब्रिटिशर्स 1942 में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं. एंड यू कैन सी कि ये कॉलोनियल टाइम का एक ऑर्डिनेंस था एंड दिस लॉ कंटिन्यूज टू बी इन फोर्स इन इट्स न्यू फॉर्म एज द अंडर द आर्म्ड फोर्सेस. तो यहाँ पे इसकी जेनेसिस होती है. अब इसके प्रोविजंस क्या है. अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने पहले भी सेक्शन 3 की बात की कि जो AFSPA का सेक्शन 3 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो सेक्शन 3 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी स्टेट के गवर्नर या फिर किसी यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर वो उस स्टेट, उस पूरी स्टेट को या फिर उस स्टेट या फिर उस यूटी के कुछ पार्ट को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं. सो सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी दे कैन डिक्लेयर द होल स्टेट और अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और यूटी एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया. क्या कौन सा एरिया डिस्टर्ब्ड होगा? एन एरिया कैन बी डिस्टर्ब्ड अगर वहाँ पे कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका है,
कोई डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, रीजनल ग्रुप, लैंग्वेज, रेसिज्म, इनके बेसिस पे, कास्ट या कम्युनिटी के बेसिस पे कोई डिफरेंस या कोई डिस्प्यूट अगर कहीं पे भी डेवलप हो गया है तो उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है. सो एनी एरिया that can be disturbed, which it is because of the differences or dispute between different religious communities, racial segments, language, regional group, caste, community, anything. उस स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्म में गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर उस एरिया को या फिर उस पूरी स्टेट को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं. इससे होता क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में इसके बाद आता है सेक्शन 4. सेक्शन 4 आर्मी को पावर्स देता है कि वो किसी भी प्रेमाइस को किसी भी जगह का सर्च कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट. दे कैन मेक अरेस्ट विदाउट एनी वारंट. दे कैन यूज फोर्स इवन इफ इट इज कॉजिंग डेथ. दे कैन डिस्ट्रॉय आर्म्स एंड एम्यूनिशन डंप्स, fortification, shelters, hideout. They have power to stop, seize and search any vehicle. तो बेसिकली यहाँ पे आर्मी को फुल पावर दी जाती है. बिना किसी वारंट के आप किसी भी प्रेमाइस में घुस सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं. इवन इस लेवल तक फोर्स यूज़ कर सकते हैं कि कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, डेथ हो रही है. यू कैन स्टॉप, सीज एंड सर्च एनी व्हीकल. और यहीं पे सेक्शन 6 ये कहता है कि सपोज कोई भी अरेस्टेड पर्सन है जिनकी प्रॉपर्टी को सीज किया गया है, दे आर टू बी मेड ओवर टू द पुलिस विद द लीस्ट पॉसिबल डिले. उसके बाद वो पर्सन या वो प्रॉपर्टी पुलिस को हैंड ओवर कर दी जाती है. सेक्शन 7 ऑल्सो सेज कि जिस पर्सन ने ये किया है उनकी प्रोटेक्शन के लिए सेक्शन 7 आता है. आर्मी पर्सनल्स के लिए वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन्स हु आर एक्टिंग इन गुड फेथ इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी. तो मतलब जो प्रोसिक्यूशन है वो परमिटेड नहीं है. इट इज़ परमिटेड ओनली आफ्टर वंस इट इज सैंक्शनड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे इनको प्रोटेक्शन दी गई है दैट वॉट एवर एक्ट दैट आर्मी पर्सनल हैज़ डन, दैट हैज़ डन इन गुड फेथ इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंडलेस पावर आर्म्ड फोर्सेस को दी जाती है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्टर्ब्ड एरिया. इसीलिए जब हम इसके पीछे रैशनल देखने जाते हैं कि भाई एफ्स्पा लगाया क्यों जाता है, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे कोई टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा है या फिर कोई इंसर्जेंसी चल रही है. तो अगर आपको काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलाने हैं, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाना है, तो वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस की इफेक्टिव फंक्शनिंग हो, इसलिए एफ्स्पा ज़रूरी है. इट प्रोटेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. It helps to maintain law and order, and ultimately the rationale is that by this we can ensure the security and sovereignty of our country. But then of course there are some criticism, like because of AFSPA being enforced, it leads to many atrocities. Human rights violation यहाँ पे हो जाते हैं by the security agencies. And it is against the democratic regime. It is a simple threat to the fundamental rights. And there are some critics who says that the AFSPA is ineffective in countering insurgency. There are so many areas where AFSPA was, imposed, but still it was not able to control insurgency. The Santosh Hegde committee, they criticize AFSPA for fake encounters, and this basically creates an atmosphere of impunity among the security agencies. बहरहाल AFSPA को नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ में एक्सटेंड कर दिया गया है. मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन, इसके बारे में है. इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स, इसे आप GS1 से रिलेट कर सकते हैं.
सोसाइटी एंड पॉपुलेशन के टॉपिक में डाल सकते हैं, बिकॉज October 1st is marked by United Nations as International Day for Older Person. And this is basically an effort done by United Nations so that we can draw attention towards healthy aging. So therefore, to bring the entire attention towards healthy aging, we have 1st October marked as International Day for Older Persons. Let's follow more about this report. So recently there was a report by United Nations Department of Economic and Social Affairs. United Nations Department of Economic and Social Affairs, which was basically the World Population Prospect 2022. हमने थोड़े ही दिनों पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट को डिस्कस किया था. याद रखेंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स UNDISA. एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022 में ये प्रेडिक्ट किया गया है दैट देयर इज अ बिग शिफ्ट इन द ग्लोबल डेमोग्राफिक पैटर्न. आगे आने वाले डिकेड्स में जो हमारा डेमोग्राफिक पैटर्न है उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है. क्या है ये शिफ्ट? ना एज पर दिस रिपोर्ट 16% of the world population by 2050 will be made up of people over the age of 65 years. वर्ल्ड पॉपुलेशन का 16% हिस्सा उन लोगों से बना होगा जिनकी एज 65 ईयर्स से ज़्यादा है. एंड इंडियाज़ पॉपुलेशन विल बी 7 बिलियन बाय 2050. एंड जैसे कि वी नो दिस, वी विल ओवरटेक चाइना and will become the world's most populous country. And if we talk about the major countries, there are 8 countries who account for more than half of the world's increasing population by 2050, and India is one of those countries. So therefore, if we look at the exact composition of the world population, तो 1950 से लेकर 2010 तक हम पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है. 1950s में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 46 ईयर्स पे थी, जो कि अब इंक्रीज होकर 68 ईयर्स पे पहुंच चुकी है. एंड देयरफॉर ग्लोबली देयर वर 703 मिलियन पर्सन हु आर एज्ड अबव 65 ईयर्स इन 2019. एंड यहाँ पे भी अगर हम स्पेसिफिक रीजन्स देखें, सो द रीजन्स ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया, दीज आर दी होम टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ ओल्डर पर्सन. सबसे ज़्यादा ओल्डर पर्सन आपको ईस्टर्न एशिया और साउथ ईस्टर्न एशिया में मिलेंगे, फॉलोड बाय यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. एंड ओवर द नेक्स्ट 3 decades, द नंबर ऑफ ओल्डर पर्सन वर्ल्ड वाइड इज प्रोजेक्टेड टू बिकम डबल. It will reach more than 1.5 billion in 2050. So we are seeing that all the regions in the world, they are seeing the increase in the size of older population, especially between 2019 and 2050. And this largest increase is going to be in the Eastern and Southeastern Asia. So this is how the composition of the world population is changing. With this, some issues are also involved. अब जब demographic change आ रहा है, so this will have an impact on health system also. We are seeing कि जो non-communicable diseases हैं, diabetes, hypertension, heart diseases, any disability, about the vision, hearing or mobility, the incidences or the prevalence of such non-communicable diseases are higher among the elderly population. So when the change is happening in the demographic structure, it will increase the pressure on public health system. And our public health systems are not geared to deliver universal health care along with social security measures like old age and disability pensions. Already COVID-19 pandemic has exacerbated the existing inequalities. पिछले अगर हम 3 साल देखें तो सोशियो इकोनॉमिक
जो हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं वो यहाँ पे इंटेंसीफाई हुए हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंटेंसीफाई हुए हैं, हेल्थ चैलेंजेस बढ़े हैं, क्लाइमेट रिलेटेड इम्पैक्ट्स टू लाइफ्स पे हुए हैं, स्पेशली ऑन द ओल्डर पर्सन, दैट हैज़ इंक्रीज्ड. Older women, they constitute majority amongst the older person. And here if we talk about Indian economy, we still need to mitigate the fiscal cost which arise from old age dependency ratio, because ultimately old age group, the age group above 65 years, is dependent. So how Indian economy will mitigate this financial cost? This is one such challenge. And eye care and elderly health, ये कुछ important factors हैं यहाँ पे, because you know people with impaired vision, they have greater fear and risk of falling, and if they fall, this is the major cause of disability. You know, it leads to hospitalization of the elderly, and when their movement is reduced, this reduces their independence, and that can lead to depression. So the way forward can be a package of intervention जिसमें assistive devices दी जाएं for their sight, for hearing, for mobility. उनको referrals दिए जाएं to psychiatric support ताकि वो depression का शिकार ना हो, कोई mental health issues उन्हें ना हो. Eye health is also important. Eye health में आपको cross subsidy models देकर आने होंगे ताकि जो individual के लिए जो financial burden बनता है वो reduce हो सके. So the future of elderly care, this needs to be long term. इसे थोड़ा हमें comprehensive और integrative बनाना होगा, and this has to be more oriented towards primary care. Primary care has to be more accessible. फिर एक क्वेश्चन आता है कि why do we need to protect our elderly population? Understand this. Older people have the wealth of skills, they have wealth of experiences. They contribute on a macro level to the workplace, as well as financially. They also contribute at a local level to their community. They have this individual network in terms of their experiences. So the elderly population, the elder people, they provide the vital generational link for the upcoming generation. They provide support, they provide stability to the families and society at a large end. They help to transfer the values, the morals to young generation. And thereby they ultimately contribute towards bringing up a better human being and a responsible citizen. There are many older people, those who also contribute economy informally. Either they are taking care of the grandchildren or other family members. So that is why we need to take care of our elder population as well. We have many schemes for the welfare of elderly in India. Like Government of India is implementing so many schemes and programs जिससे कि we can provide them a happy, healthy, empowered and dignified, rather self-reliant life to our senior citizens. And for this we need a very strong social and intergeneration bonding. बहुत सारी schemes हैं. अटल वायु Abhyudaya Yojana is one such scheme. National Social Assistance Program is there. There is National Program for Health Care of Elderly. Now, why are we discussing this? Coming back to the point, we are discussing this because 1st October was observed as International Day for Older Person. And if we look at the background of this, so 14th December 1990, on this day, United Nations General Assembly designated October 1st as the International Day for Older Persons. And this was then preceded by some initiatives like Vienna International Plan of Action on Aging. ये बहुत important है, Vienna International Plan of Action on Aging. इसे 1982 में adopt किया जाता है. The World Assembly on Aging. And this endorsed later that, by the United Nations General Assembly. तो 1991 में General Assembly
यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल्स फॉर ओल्डर पर्सन रेजोल्यूशन लेकर आती है और 2002 में एक सेकेंड वर्ल्ड असेंबली होती है ऑन एजिंग एंड देन द मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग वाज अडॉप्टेड। एंड इसमें वो सभी अपॉर्चुनिटीज़, वो सभी चैलेंजेस जो एजिंग पॉपुलेशन फेस कर रही है उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए ये प्लान ऑफ एक्शन आता है एंड बेसिकली इट विल वर्क टूवर्ड्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी फॉर ऑल एजेस। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि थीम क्या है। इस साल का थीम है रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। This is the theme of this year's International Day for Older Person. Objective is clear: to highlight the resilience of older women in the face of this environmental inequalities, social inequalities, economic inequalities, and the lifelong inequalities. And also to raise the awareness of its importance of improved worldwide data collection, disaggregated by the age and gender. To call on the member states, UN entities, UN women, civil society to include older women in the center of all the policies. Therefore, the 1st of October is celebrated as International Day for Older People. Moving ahead, our next article is important from economy perspective. It is about Monetary Policy Committee meeting. हमने लास्ट वीक पूरे एडिटोरियल डिस्कशन में मॉनेटरी पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है वो सब वहाँ पे डिस्कस किया था, सो डू चेक दैट वीडियो। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी विच इज़ द कमिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दे हैव इंक्रीज द पॉलिसी रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट। सो बेसिकली जो रेपो रेट है उसे इंक्रीज कर दिया गया है टू 5.9% एंड दिस मेक्स द लोन्स मोर एक्सपेंसिव। In this financial year, this is the 4th consecutive time जहाँ पे RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने रेपो रेट को इंक्रीज किया हो। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल 23 के लिए जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं उनको लो डाउन कर दिया गया है। पहले 7.2% प्रोजेक्शन की गई थी, इसे डिक्रीज करके 7% पे ला दिया गया है। CPI बेस्ड इन्फ्लेशन की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन की बात करें, सो दिस इज एट 6.7% एंड इट इज ओनली एक्सपेक्टेड टू फॉल बिलो 6% to 5.8% in the last quarter of financial year 23. तो इसे देखते हुए 50 बेसिस पॉइंट और बढ़ा दिए गए हैं फॉर दी रेपो रेट, which basically makes your loans more expensive. What is the rationale behind this decision? Now, if you look at it, we are still enduring the effects of pandemic. Along with this, so many geopolitical conflicts are going on, जिसकी वजह से demand and supply mismatch खड़ा हो चुका है between goods and services. So now the central banks, they are charting new territory. They are increasing the rates ताकि हमारे पास नियर टर्म में हम अभी सेक्रीफाइस करें ग्रोथ को ताकि आगे चल के हमें इम्पेटस मिल सके। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज ऑफ व्यू कि अगर इसी तरह परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन चलती रही, दिस विल नेसेसिटेट द विड्रॉवल ऑफ मॉनेटरी अकोमोडेशन, जिससे कि आपका जो प्राइस प्रेशर बॉन्डिंग है उसके ऊपर रिस्ट्रेन होगा एंड विद दिस वी कैन एंकर द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन and we can contain the second round effects. तो बेसिकली यहाँ पे मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को देखते हुए ये एक्शन लिया गया है। इसमें ट्विन ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। प्राइमरीली हमारा फोकस है कि प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे एंड द सेकेंड इट शुड बी ड्रिवन बाय कीपिंग ग्रोथ इन माइंड। तो इसीलिए इसको चलते मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने हमारे जो रेपो रेट है उसे और बढ़ा दिया है। So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.